Hello learners, welcome back to my class. So this is lecture second of People Development and Environment unit, that is 10th unit of UGC NET. Before starting with us next topic, I would like to introduce myself. So myself Pooja Kardwal. I have done my schooling from BITS Pilani, Birla Balika Vidyapeeth. I have graduated in arts and in law, and further I did my masters in business law and in psychology. I have appeared multiple times in SSB and got conferenced out in Bhopal, Allahabad, and Kolkata. Currently, I am practicing in District and Session Court of Udaipur. And okay, let's start with our next topic. But before starting, let's do what we usually do, read a quote, and the quote goes like, in the interest of dharma, अगर वो इंटरेस्ट में है धर्म के, द वेलफेयर ऑफ द पीपल, अगर वो वेलफेयर है पीपल का और इंटरेस्ट में है धर्मा के, धर्म को स्थापना करने में धर्म की, इवन डिसेप्शन इज परमिसिबल। तो मतलब जो डिसेप्शन है, मतलब किसी को छल कपट, जो छल कपट है ना, वो भी परमिसिबल है अगर वो किसके है, एस्टेब्लिशमेंट में, धर्म के और लोगों के हित के लिए। ठीक है, अगर वो लोगों के हित के लिए है और क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मा। ठीक है, ये किस में बोला गया, भगवत गीता में, राइट। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। वी हैव डन दिस। ठीक है, ये जो डिजीज हो रही थी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बायोमास, बायोमास के कन्वेंशनल सोर्स है। अब बायोमास होता क्या है, बायोमास एक रीन्यूएबल एनर्जी है। मैंने आपको बताया था नॉन रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल कौन सी होती है, रीन्यूएबल जिन्हें हम वापस से प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, और इन्हें हम वापस से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बायोमास क्या है, एक टाइप की रीन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, रिसोर्सेज डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, किससे डिराइव होती है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से। द एनर्जी फ्रॉम बायोमास, जो एनर्जी है बायोमास से, इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग और ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये कैसे बनती है, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बर्न करके, फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जो होता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड जो होता है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है उस बॉन्ड का, और उससे क्या बनता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या बनते हैं उससे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अब क्या होता है, बायोमास फ्यूल्स कैन बी यूज डायरेक्टली एंड और दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर कन्वीनियंट एंड देन यूज। वो कह रहे हैं या तो आप बायोमास फ्यूल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या उन्हें ट्रांसफॉर्म करके फिर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, सोर्सेज क्या है बायोमास के, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर के एक तरह का पेड़ है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिम्बर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर बाय प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, मेजर पार्ट्स ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट एंड वुड। इनसे आप क्या कर सकते हो, बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है, सॉलिड बायोमास फ्यूल्स कौन से, जैसे वुड लॉग्स हो गए, वुड पैलेट्स हो गए, चारकोल हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया, अर्बन वेस्ट हो गया, एक्वेटिक प्लांट्स का वेस्ट हो गया, मतलब जो ये ओशन वगैरह के होते हैं, एक्वेटिक जो होते हैं, कार्डबोर्ड हो गए और अदर कंबस्टिबल मटेरियल जो होते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, सॉलिड बायोमास फ्यूल्स, सॉलिड बायोमास फ्यूल्स। क्या बोला हमने इसके अंदर, हमने क्या कवर किया, वुड को कवर किया, चारकोल को कवर किया, एग्रीकल्चर वेस्ट को कवर किया, फिर हमने क्या कवर किया, एनिमल वेस्ट को, और हमने क्या कवर किया, एक्वेटिक प्लांट्स को और अर्बन वेस्ट को, राइट। चलो, अब नेक्स्ट, कन्वर्जन टू गैशियस एंड लिक्विड बायोफ्यूल्स। जब इनका कन्वर्जन होता है किसमें, गैशियस और लिक्विड बायोफ्यूल्स में। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनको अल्कोहल, ये नहीं कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विड बायोफ्यूल्स बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, लिक्विड बायोफ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, इथेनॉल, मेथनॉल,
गैसोहो बायोडीजल, ये क्या है, सारे के सारे लिक्विड बायोफ्यूल्स है, जिसको आप PYQ एज वेल। ठीक है। अब गैशियस बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर सिंथेटिक नेचुरल गैस होती है, मतलब बायोगैस होती है, वुड गैस होती है। ठीक है। मीथेन जिसमें 70% होती है और 30% CO2 होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि गैशियस में कितनी होती है, मीथेन जो होती है वो 70% होती है, वेयर एज CO2 जो होती है वो कितने परसेंट होती है, 30%। ठीक है, किसमें, गैशियस बायोफ्यूल्स में, गैशियस बायोफ्यूल्स, राइट। और हमें लिक्विड बायोफ्यूल्स के कौन कौन से थे, वो इथानॉल, इथानॉल, मेथानॉल, गैसो और बायोडीजल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। Okay, now instead of burning loose biomass directly, it is more practical to compress it into briquettes, comprising them into blocks of a chosen shape, improve its utility and convenience of use। वो कहते हैं कि आप डायरेक्टली बर्न करने की जगह इन्हें कंप्रेस कर लो, और कंप्रेस करके इन्हें ब्लॉक्स में बना दो, या जो भी आपको शेप सही लगे, और फिर उसे अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर लो। अब वो बोलते हैं कि जो ये बायोमास होते हैं ना, ठीक है, ये कैन बी यूज इन एज अ फ्यूल, इन्हें क्या कर सकते हो आप, एज अ फ्यूल की जगह यूज कर सकते हो। किसके अंदर, जहाँ पे कॉल वगैरह यूज होती है, ठीक है, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, बायोमास। ठीक है। इन ट्रेडिशनल फर्नेसेस और इन अ गैसीफायर, a gasifier converts solid fuels into more convenient to use gaseous fuel called producer gas। अब जो वो कह रहे हैं कि जो गैशियस जो कन्वर्ट कर देती है किसको, सॉलिड फ्यूल को, किस में, गैशियस में। कौन कन्वर्ट कर देती है, गैशियर, गैसीफायर कन्वर्ट्स किसको, सॉलिड को, सॉलिड को गैशियस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है। अब आता है यूजेस ऑफ बायोमास, बायोमास के यूजेस क्या है। इन द डेवलप्ड वर्ल्ड बायोमास इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट फॉर एप्लीकेशन सच एज कंबाइंड हीट एंड पावर जनरेशन। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है कि भाई डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ये क्या करता है, कंबाइन करता है हीट को और पावर जनरेशन को। किसको करता है, कंबाइन करता है हीट को और पावर जनरेशन को। बायोमास एनर्जी इज गेनिंग सिग्निफिकेंस एज अ सोर्स ऑफ क्लीन हीट फॉर डोमेस्टिक हीटिंग एंड कम्युनिटी हीटिंग एप्लीकेशंस। जो बायोमास है वो बहुत मतलब उसको अभी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्यों, क्योंकि वो एक सोर्स है हीट का, क्लीन हीट का। ठीक है, किसके लिए, डोमेस्टिक हीटिंग के लिए और कम्युनिटी हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है। अब बर्निंग ऑफ बायोमास, अगर हम जब बायोमास को बर्न करते हैं ना, तो उससे कोई एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ता है। बिकॉज टू बिगिन विद बायोमास वाज फॉर्म्ड बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन बर्निंग। क्योंकि जब वो बायोमास बनता है ना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, वो सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये इंक्रीज नहीं करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर बायोमास इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। क्यों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है ये फ्यूल ऑल अराउंड वर्ल्ड, क्यों, मतलब कि इससे क्या होता है, इस फ्यूल से आपको कोई भी एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, राइट। तो इसलिए इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके बाद, कॉल, ऑयल और नेचुरल गैस के बाद। ठीक है, इसे कौन सा इंपॉर्टेंट माना जाता है, फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंस है। क्यों, पहले पे क्या है, कॉल है, फिर हम बोलते हैं ऑयल है, फिर आता है नेचुरल गैस है, और फिर क्या है, बायोमास है। ठीक है, बायोमास। ठीक है। अब बायोमास क्या है, रीन्यूएबल है। ठीक है, और हमें अबंडेंट वे में अवेलेबल है अर्थ पे। कैसे वैसे अवेलेबल है, फायरवुड में अवेलेबल है, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज में अवेलेबल है, कैटल डंग में अवेलेबल है, सिटी गार्बेज में अवेलेबल है। अब जो बायो एनर्जी है ना, इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलती है, ये डायरेक्ट कहाँ से होती है, बायोमास से। और ये से एक्सपेक्ट कहाँ से बनते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ये एक की बनेगी एनर्जी रिसोर्सेज की, किसके लिए, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
फिर आता है पेट्रोक्रॉप्स। अब पेट्रोक्रॉप्स क्या होता है, मान लो कि कोई ऐसा लैंड जो जहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लायक नहीं है वो लैंड, तो वहाँ पे ये पेट्रोक्रॉप्स यूज किए जाते हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, वो ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के। किसके? हाइड्रो हाइड्रोकार्बन प्लांट्स जो हैं ये क्या बन सकते हैं? ऑल्टरनेटिव ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। क्या बन सकते हैं? ऑल्टरनेटिव ऑफ एनर्जी सोर्सेज के। ठीक है। अब ये क्या है? इनएग्जॉस्टिबल है एंड आइडियल फॉर लिक्विड फ्यूल। और किसके लिए वैलिड है? लिक्विड फ्यूल के लिए। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो हाइड्रोकार्बन प्लांट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पेट्रो प्लांट्स या पेस्ट्रोक्रॉप्स। अब ये कहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि जो लैंड अनफिट है ना एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और जो फॉरेस्ट से कवर्ड नहीं है, ठीक है, वो लैंड यूज हो सकता है इन प्लांट्स के लिए। और जो ये जेट्रोपा, ठीक है, जेट्रोपा कुरकस, ये एक इम्पोर्टेंट पेट्रो प्लांट है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, विच वन इज द पेट्रो प्लांट इम्पोर्टेंट? कौन सा पेट्रो प्लांट है बच्चे? जेटरोपा, जेट्रोपा कुरकास। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेट्रो प्लांट जो कहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं? जहाँ एग्रीकल्चर अनफिट है, मतलब जहाँ लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए नहीं है और जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हो जिन्हें हम बोलते हैं पेट्रो प्लांट्स, राइट। अब नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी पता है क्या होती है? कि ये ना एक रीन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। और जैसे हाइड्रो पावर और ये जियोथर्मल दोनों ही रीन्यूएबल है, लेकिन जियोथर्मल में क्या है, ये हम कहाँ से सोर्स क्या है इसका? हीट ऑफ द अर्थ। सोर्स क्या है इसकी? हीट ऑफ द अर्थ। मतलब इंटीरियर्स जो है ना अर्थ के, वो है इसके रिसोर्सेज। अब ये क्या करते हैं? डेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। किस लिए यूज होते हैं? ये जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और किस लिए यूज होते हैं? ताकि हीट अप हो सके बिल्डिंग्स को। अब क्या होता है इसके अंदर जो कोर होती है ना अर्थ की, ठीक है, इट इज वेरी हॉट, सो इट इज पॉसिबल टू मेक यूज ऑफ दिस जियोथर्मल एनर्जी। अब जो, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अब जो इसका कोर है ना, दिस इज वेरी, मतलब ये बहुत हीट वाला जगह है, तो ये क्या हो सकता है? हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? इसे जियोथर्मल के उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि दीज आर एरियाज वेयर दे आर वेल वॉल्केनोज, जहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। और क्या होती है? हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, ठीक है, गीजर्स होते हैं, मीथेन अंडर द वाटर इन द ओशन एंड सीज। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जैसे यूएसए है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है? वाटर जो होता है पंप होता है अंडरग्राउंड से, ठीक है, और वो क्या होता है? हॉट वाटर डिपॉजिट होता है, जिसे हम क्या करते हैं? किसे यूज करते हैं? हीटिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब कि एक तो वो हॉट वाटर डिपॉजिट है एंड यूज फॉर हीटिंग ऑफ द हाउसेस। दो के लिए काम होता है क्या? एक तो वाटर के लिए काम हो जाता है उसका, और दूसरा हीटिंग हाउसेस के लिए। किसका? जियोथर्मल एनर्जी का, यूएसए में, ठीक है। फिर आता है जियोथर्मल रिसोर्स जो है फॉल्स इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। इनकी थ्री मेजर कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट इज जियो प्रेशराइज्ड जोन, ठीक है, नेक्स्ट वन इज हॉट रॉक जोन, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोथर्मल जोन। ये इनकी थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है किसकी? जियोथर्मल की। अब जो इनके अंदर से ना, ये जो जियो प्रेशराइज्ड जोन है, ठीक है, जियो प्रेशराइज्ड जोन जो है, इसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है? कॉमर्शियल बेसिस पे। किससे? कॉमर्शियल बेसिस पे इसे हीट किया जाता है। अब जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, इंडिया में क्या है? जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज है ना, जैसे ये इंडिया है, दिस इज आर ईस्ट साइड, दिस आर राजस्थान, दिस इज आर साउथ साइड, राइट। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न, राइट। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है ना हिमालयास का, और जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, इससे जियोथर्मल एरियाज माना जाता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को और ये वेस्टर्न कोस्ट को, इन्हें हम क्या मानते हैं? जियोथर्मल एरियाज। तो जियोथर्मल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है क्या? 350 हॉट स्प्रिंग साइट्स है हमारे यहाँ पे। कितनी साइट्स हैं? 350 हॉट स्प्रिंग साइट्स है। और इन्हें एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं? एज एरियाज टू टैप जियोथर्मल एनर्जी। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हम जियोथर्मल फील्ड मानते हैं ना, वो है पूगा वैली। और वो कहाँ पे है? यहाँ पे लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में क्या है? पूगा वैली, पूगा वैली, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोथर्मल फील्ड। जियोथर्मल किसकी? इंडिया की जियोथर्मल फील्ड, राइट।
अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। अब ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लेके आ जा सकता है, ठीक है। विच इंक्लूड्स ऑन साइट नॉइज, जो मतलब कि जिस साइट पे है उस पे बहुत सारी नॉइस होएगी, गैसेज, एमिशन ऑफ गैसेज होएगी, डिस्टर्बेंस होगा ड्रिलिंग साइट्स पे, ठीक है। ड्रिलिंग होगी तो साइट्स पे तो भी नॉइस होएगी और उससे बहुत डिस्टर्बेंस होगा। जो स्टीम कंटेन होती है ना, स्टीम कंटेन्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब जो स्टीम होती है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। विच हैज द odor ऑफ रोटन एग्स एंड कॉज एयर पोल्यूशन। अब जो उसमें मतलब जो उसकी स्मेल होती है ना, उसमें बदबू होती है, ठीक है, odor होती है, जो गंदी स्मेल होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जो मतलब ऐसे रोटन एग्स की तरह होती है, मतलब खराब जो एग्स होते हैं उनकी तरह उसकी वो होती है, अनबियरेबल उसकी जो स्मेल होती है। और उसके से और क्या होता है, एयर एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। द मिनरल्स इन द स्टीम आर ऑल्सो टॉक्सिक टू फिश। अब जो इसके अंदर मिनरल होते हैं वो तो टॉक्सिक होंगे फिश के लिए। एंड दे आर corrosive टू पाइप्स एंड इक्विपमेंट्स, रिक्वायरमेंट कांस्टेंट मेंटेनेंस। इसकी वजह से क्या है, अब वो corrosive भी होते हैं, जर भी मतलब कि वो कहीं ना कहीं मतलब जर भी जाते हैं, ठीक है, जर भी लग जाता है। और थोड़े बहुत ऐसे टॉक्सिक होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है। क्या होती है, कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, कि जो ये स्टीम जो होती है इसके अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के जो हम सन से लेते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे सोलर पैनल्स लगी होती हैं, ठीक है। तो दैट इज सोलर एनर्जी, ठीक है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड एज अ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ सोलर सेल्स। कैसे हो सकती है, सोलर सेल्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी यूज थ्रू वेरियस डिवाइसेस के थ्रू यूज हो सकती है। थ्री डिवाइसेस सिस्टम्स कौन से हैं, पैसिव, एक्टिव एंड फोटोवोल्टेक, फोटोवोल्टेक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, हम जो टाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं अटेम्प्ट करते हैं टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ टाइड्स एज दे फ्लो इन एंड आउट, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो ये जो टाइड्स होती है ना, ठीक है, इनसे एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर टाइडल पावर जनरेशन साइट आर दैट द मीन टाइडल रेंज मस्ट बी ग्रेटर देन 5 मीटर। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो टाइड होती है ना उसकी मोर देन 5 मीटर रेंज होनी चाहिए, 5 मीटर से मोर देन होनी चाहिए। The tidal power is harnessed by building a dam across the entrance to a bay and estuary, creating a reservoir. इसके अंदर टाइडल वाले में क्या होता है कि यहाँ पे एक डैम बनाया जाता है, ठीक है। एज द टाइड राइजेस, जैसे ही टाइड राइज होगी, वाटर इनिशियली प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बे। तो वो क्या होता है, अब वो बे बनाया होता है ना, मान लो जैसे ये एक डैम है, यहाँ पे ये एंट्रेंस के लिए मान लो ये, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे वाटर जो आया वो इतनी ही लहर का है, तो वहां पे तो ये रोक लेगा अभी, ठीक है। देन व्हेन टाइड्स आर हाई, जब टाइड्स हाई होती है, मान लो इतनी हाई होती है, एंड द वाटर इज सफिशिएंट टू रन द टरबाइन्स, और मान लो इस वजह से जो टरबाइन यहाँ पे लगी होती है वो रन हो सकती है, द डैम इज ओपन, और फिर ये जो डैम है इसे खोल दिया जाता है। एंड वाटर फ्लोज थ्रू आउट इन द रिजर्वियर, और फिर वो जो वाटर है वो यहाँ पे रिजर्वियर में जाता है। द बे टर्निंग द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन्स एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या होता है, फिर वो जो टरबाइन्स है वो बहुत तेज घूमती है और जिसकी वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अगेन व्हेन द रिजर्वियर द बे इज फिल्ड, जब मान लो ये भर जाता है ना, ये रिजर्वियर भर जाता है, द डैम इज क्लोज, फिर डैम को बंद कर दिया जाता है, स्टॉपिंग द फ्लो एंड होल्डिंग द वाटर इन रिजर्वियर। When the tide falls, the water level in the reservoir is higher than that in the ocean. ठीक है, the dam is then open to run the turbines, which are reversible. Electricity is produced as the water is let out of the reservoir. अब क्या होता है कि मान लो जैसे यहाँ पे कम है पानी का, और यहाँ पे हमने पहले जो पानी हाई टाइड्स के साथ आया था हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, अब यहाँ पे वापस लो हो गई टाइड्स, फिर जब यहाँ पे लो हो जाएगी यहाँ पे हाई होगी, फिर वो एकदम से जब उसे रिवर्स करता है ना तो फिर वापस यहाँ पे टर्बाइंस चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द डैम्स बिल्ट टू हार्नेस द टाइडल पावर एडवर्सली इफेक्ट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो यहाँ पे डैम बनाए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का बहुत नुकसान होता है। आई टेल यू दिस कंसेप्ट अगेन। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डैम जो है ना, अब वो ये बोलते हैं कि जो टाइडल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर के अबव होनी चाहिए। अब वो 5 मीटर की जब अबव होती है तो यहाँ पे जैसे पानी को स्टोर कर देते हैं, फिर वो यहाँ से एकदम से इतनी तेज पानी आता है तो यहाँ पे जो टर्बाइंस लगी हुई है ना वो रोटेट करती हैं और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है,
ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ का जो पानी होता है, ठीक है, अब वापस डैम बंद कर देते हैं ये। अब यहाँ पे जो पानी ठहरा हुआ है, ठीक है, यहाँ की जो लहरें कम है, फिर वापस ये डैम खोलते हैं तो ये वापस बहुत स्पीड से जाते हैं, फिर वापस टरबाइंस जो है वो यहाँ पे रोटेट होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज हाउ टाइडल एनर्जी वर्क्स। लेकिन इस वजह से क्या होता है बच्चों, इस वजह से वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर एनर्जी में क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूजेस द काइनेटिक एनर्जी फॉर मूविंग वाटर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। कैसे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर। इट इज चीपर देन थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर। ये किससे सस्ती है, थर्मल और न्यूक्लियर पावर से। डैम्स आर built to store water at high level, which is to made fall to rotate turbines and generate electricity. One of the greatest advantages of hydropower is that once the dam is built and the turbines become operative, it is relatively cheap and clean source of energy, right? फिर हाइड्रो पावर ऑल्सो है सम डिसएडवांटेजेस। क्या, कि बिल्डिंग ऑफ डैम सीरियसली डिस्टर्ब्स एंड डैमेजेस द नेचुरल हैबिटेट एंड सम ऑफ देम आर लॉस्ट फॉर एवर। इसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, ठीक है, डैम्स को बनाने की वजह से। अब नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, मतलब नेचुरल हजार्ड्स क्या है, डिजास्टर क्या है, और हम उन्हें कम कैसे कर सकते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर्स क्या है, वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर, जैसे कि फ्लड आ गया, स्टॉर्म्स आ गए, क्लाउड बर्स्ट हो गया, मतलब आसमान फट गया, साइक्लोन्स आ गए, हीट, स्नो एवलेंचेस, कॉल्ड वेव्स हो गया, ड्रॉट हो गया, सी इरोजन हो गया, थंडर हो गया और लाइटनिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या, लैंडस्लाइड जो होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, माइंस एंड फायर्स होती हैं, माइंस फायर्स होती हैं, डैम फेलियर्स होते हैं, जनरल फायर्स होती हैं। ये जियोलॉजिकल डिजास्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे एपिडेमिक्स हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, कैटल एपिडेमिक हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल डिजास्टर, न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल की वजह से क्या डिजास्टर होंगे, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो गए। एक्सीडेंट डिजास्टर क्या होगा, जैसे कि अर्बन और फॉरेस्ट फायर लग गई, ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल खिल गया, उसकी वजह से आग लग गई। माइन फ्लड एक्सीडेंट्स, माइन फ्लोडिंग एक्सीडेंट्स, कोलैप्स ऑफ ह्यूज बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, एक्सीडेंटल डिजास्टर। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना 2005, वो डिफाइन करता है डिजास्टर मैनेजमेंट एज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स व्हिच आर नेसेसरी। कि भाई वो इसके अंदर ये बताते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना जो 2005, ये डिफाइन करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को, कि भाई वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है कि जिसमें प्लान होगा, फिर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर सबके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा, सब मिल बांट के काम करेंगे, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमने सोचा है मेजर्स को। वो पहला क्या है कि वो कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर, मतलब क्योर इज, अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन जो है वो ज्यादा अच्छा है क्योर से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि अगर मान लो आपको फीवर हो जाता है, ठीक है, आप एक तो आपको ये कि फीवर से पहले आपको कोल्ड होगा, आप उसी टाइम मेडिसिन ले लो, क्या कर लो, उसी टाइम मेडिसिन ले लो, तो आपको फीवर आएगा ही नहीं, दैट इज प्रिवेंशन। अब जब फीवर हो गया उसके बाद आप अपनी मेडिसिन ले रहे हो, दैट इज क्योर। तो वो कह रहे हैं कि जब अभी हमें पता है कि हम बचा सकते हैं, तो हम प्रिवेंट करेंगे कोई भी थ्रेट को या डिजास्टर को जो आने वाला है। रिडक्शन ऑफ रिस्क, रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर एनी कॉन्सिक्वेंसेज, चलो ठीक है अब हो गया डिजास्टर तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज को मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, कम करेंगे रिस्क को। फिर रेडीनेस टू डील विद एनी डिजास्टर, जो भी डिजास्टर आएगा उससे डील करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रॉम्प्टनेस इन डीलिंग विद डिजास्टर, तैयार रहना से। assessing the severability of effects of any disaster, rescue and relief, rehabilitation and reconstruction, सबको मदद करना वापस रिहेबिटेट करने में और रिकंस्ट्रक्ट करने में, रेस्क्यू करवाने में, उनको रिलीफ दिलवाने में, ये सब किसके काम है, डिजास्टर मैनेजमेंट के। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स जो 2005 एक्ट के हिसाब से है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, एजेंसीज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट। एजेंसीज जो कौन सी इन्वॉल्व है डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो ये कि फर्स्ट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। एनडीएमए ये क्या है, एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। किस कौन लेड करता है इसे, प्राइम मिनिस्टर लेड करता है। अब जो कॉमन सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ एनडीआरएफ इज कैरिड आउट बाय एनडीएमए। अब जो भी इनके डायरेक्शंस और इन्हें कंट्रोल करने के ना, मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को कौन कंट्रोल करता है, एनडीएमए। कौन कंट्रोल करता है, एनडीएमए।
अब ये NDRF किससे कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल्स NDRF, राइट। फिर जो NDMA है ना, ये क्या है? एपेक्स बॉडी है, क्योंकि और साथ में इसके चेयरमैन कौन है? इट इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। नेक्स्ट वन इज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी। ये क्या है? NEC कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स लाइक यूनियन। अब ये इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं? NEC में होम मिनिस्टर होते हैं, होम सेक्रेटरी जो होते हैं चेयरपर्सन। क्या होते हैं? चेयरपर्सन। एंड द सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे कि मैं बोल लूँ मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। डिपार्टमेंट किसके? एग्रीकल्चर के भी हो सकते हैं वो, एटॉमिक एनर्जी के, डिफेंस के, वाटर के, ठीक है, इन्वायरमेंट के, एक्सेट्रा। इनके मिनिस्टर ये किस में होते हैं? NEC में। मतलब कि इसके जो वो होते हैं मेंबर, जो मेन मेंबर होते हैं होम सेक्रेटरी, मतलब कि वो चेयरपर्सन होते हैं। और फिर जो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे कि मिनिस्टर्स हो गए किसके? एग्रीकल्चर के, एटॉमिक के, वाटर के, इन्वायरमेंट के, एक्सेट्रा, राइट। फिर जो NSC होता है ना, ये प्रिपेयर करते हैं नेशनल प्लान किसके लिए? फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन। ये क्या करते हैं? NEC प्रिपेयर करते हैं नेशनल प्लान किसके लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जिस हिसाब से पॉलिसी बनाई गई डिजास्टर मैनेजमेंट में। फिर आता है स्टेट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, SDMA। SDMA क्या है? ये चीफ मिनिस्टर, जैसे उससे NDMA को प्राइम मिनिस्टर का रहता है, इन्हें चीफ मिनिस्टर करता है, ठीक है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, ये शेल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी। जैसे NEC बनी हुई है वो कहते हैं, वैसे SEC जो है वो बननी चाहिए, किस लिए? असिस्ट करने के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। फिर डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA। ये कौन हेड करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन हेड करते हैं? DDMA, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करता है इसे। और कौन कर सकते हैं? डिप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर। और कौन होता है? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दिस वन इज द सेम, ठीक है। District magistrate, as case may be, with the elected representative of the local authority as the co-chairperson. The DDMA ensures that the guidelines framed by NDMA and SDMA are followed by all departments and state government at the district level and the local authorities in the district। ये क्या इंश्योर करते हैं? कि जो भी NDMA और SDMA ने ना गाइडलाइंस दी है उन्हें फॉलो करें, ठीक है। कौन? डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये सब फॉलो कर ले। ये कौन इंश्योर करता है? DDMA, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज जो है, जैसे कि पंचायती राज हो गए, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गई, कैंटोनमेंट इंस्टीट्यूशनल हो गए, लीगल अरेंजमेंट बोर्ड्स हो गए, टाउन प्लानिंग हो गए अथॉरिटीज, ये सब क्या? लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM। NIDM किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज द कैपेसिटी डेवलपमेंट अलोंग विद ट्रेनिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लेवल इंफॉर्मेशन बेस। NIDM जो है रन करती है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स। ये ट्रेनर्स के लिए DM ऑफिशियल्स एंड अदर शेयर होल्डर्स, कि ये कैसे आप, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है जो ट्रेन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। ये जो मैंने बताया था NDRF, इन्हें गाइडलाइंस कौन देता है? NDMA, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। ये जो कमांड एंड सुपरविजन है NDRF की, अंडर द डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स सेलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके अंडर डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं? सिविल डिफेंस के। करंटली NDRF comprises 8 battalions। ऑफ दिस battalion विल बी पोजिशन एट डिफरेंट लोकेशन एज पर द वेरिंग रिक्वायरमेंट्स, राइट। फिर आता है मिटिगेशन रिजर्व्स, जो कम कर सके। अब वो दिस रिजर्व्स आर नीडेड फॉर प्रीपोजिशनिंग of some essential reservoir at crucial location including some for the high altitude areas। अब क्या होता है कि कुछ एरियाज में ना जो पहले से क्रूशियल लोकेशन है वहां पे, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, ठीक है, यहाँ पे पहले से इन्हें भेजा हुआ होता है, प्री पोजिशनिंग की होती है,
To augment the resources at the state level, mitigation reserves will be placed at the disposal of NDRF and on the wake of disaster. कि जब भी ये मतलब mitigation reserves जो है ये place कर दी जाएंगी, disposal इनका कब होगा, जब NDRF इन्हें बोलेगा. फिर आता है डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन. मिटिगेशन मेजर्स बिसाइड्स प्रॉपर प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन द रिस्क प्रोन एरिया. अब ये क्या रिस्क प्रोन एरिया में ये क्या प्रिवेंट करेगा, जैसे अर्थक्वेक हो गया, उनके हैजार्ड्स होंगे, ठीक है, मतलब जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स इन टर्न्स इनटू डिजास्टर, इन सब में हेल्प करेगा कि उन्हें उनका जो रिस्क वगैरह है वो कम कर सके, ठीक है. फिर आता है रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी प्लान मैपिंग. हैजार्ड्स एंड जो हैजार्ड जोनेशन होता है, मतलब कि मान लो जैसे ये एक एरिया है, हमें पता है ये हैजार्ड वाला जोन है, तो मैपिंग एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इन अ मल्टी रिस्क स्ट्रक्चर विल बी कंडक्टेड utilizing geographic information GIS based on databases like National Database for Emergency Management NDM and NSDI. अब NSDI एस्टेब्लिश करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया टू कलेक्ट, कंपाइल, एनालाइज एंड प्रिपेयर वैल्यू एडेड मैप्स फॉर वेरियस यूज ऑफ एजेंसीज इन द एरिया ऑफ डीएम फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एक्सेट्रा. मतलब सीधा सा ये है कि अगर मान लो जैसे ये एक एरिया, मुझे पता है ये जोन ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर के चांसेस है, तो मैं क्या करूँगी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूटिलाइज करूँगी और जो ये मैप्स है उनको मतलब ये डाटा बेसिस कलेक्ट करूँगी और नेशनल स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनकी हेल्प लेके इसे कलेक्ट करूँगी. अब जो NSDI होता है ना, नेशनल स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे एस्टेब्लिश कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है. ये क्या करता है, कलेक्ट करता है पूरे डाटा को, कंपाइल करता है, एनालाइज करता है और वैल्यू ऐड करता है मैप्स में, ठीक है. फिर आता है इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिजास्टर इन अर्बन एरियाज. रूरल मतलब गांव वाला एरिया, अर्बन एरियाज मतलब शहर वाला एरिया. अब यहाँ पे क्या होता है, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड द एक्शन प्लान टू मीट दिस एंड शुड बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी. स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज है ये कंसर्न है दूसरे हाथ पे, कि जैसे पहली बात तो ये कि जो अर्बनाइजेशन है ना, ठीक है, प्रिवेंट किया जाना चाहिए और एक्शन प्लान ले लिया जाना चाहिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पे. फिर जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज है ना, कंसर्न्ड है. क्यों, क्योंकि जैसे ये अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है ना, इसमें ये कहते हैं कि स्पेशल अटेंशन चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम में. अर्बन मैपिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी इनिशिएटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS फॉर मैनेजिंग द अर्बन चैलेंजेस. अब फिर आते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स हो गया, डैम्स हो गया, फ्लाईओवर्स हो गए, इरिगेशन कैनाल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, पावर स्टेशन एक्सेट्रा, ठीक है. अब ये क्या है, ये कह रहे हैं कंटिन्यूसली चेक किए जाने चाहिए, ठीक है. कंटिन्यूसली चेक क्यों किए जाने चाहिए, जैसे आप अभी देखते हो ना कि जो रोड्स है, ठीक है, डैम्स है, अभी कितना बड़ा वो हादसा हुआ था डैम्स और रोड्स को लेके, राइट. और मतलब दिस इज द मतलब हॉट टॉपिक रहता है ये हमेशा न्यूज का, कि कभी इनको अगर परमानेंटली चेक किया जाए, अगर इसकी मेंटेनेंस की जाए, नहीं परमानेंटली चेक किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली हम लोगों को मतलब कि नॉर्मल सिटीजन जो होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है, राइट. तो ये क्या है, हमें सेफ्टी पे से प्रायोरिटी में सेफ्टी पे रख के कि दिस इज वन ऑफ द सेफ्टी स्टैंडर्ड और इसमें लैक नहीं करना चाहिए. फिर नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये बोलते हैं कि जैसे इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन एंड डेवलपमेंट एफर्ट शुड बी हैंडल साइमल्टेनियसली फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी. कि भाई आप इन्वायरमेंटल मतलब कंसिडरेशन को आप मान लो कि जो डेवलपमेंट है ना उसे आप इन्वायरमेंट के साथ लेके चलो, उसे हैंडल करो ताकि आप इंश्योर कर सको कि सस्टेनेबिलिटी हो, मतलब बैलेंस करके ग्रोथ हो, बैलेंस ग्रोथ, राइट. फिर क्लाइमेट चेंज अडेप्शन. जो क्लाइमेट चेंज होते हैं ना, जैसे कि चेंजेस ऑफ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि अभी डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, तो इसकी वजह से क्या है, ये इफेक्टिव मैनर से स्ट्रेटेजीज के साथ, ठीक है, कि रिस्क का कम हो सके हमें इन्हें हैंडल करना चाहिए. फिर आता है नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट. हमने जो अभी तक नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो NTA UGC को बहुत पसंद है, राइट. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986. इन द अब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना उस टाइम गया था ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986. इसके अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अंडर द आर्टिकल 253. ये किसके अंडर बनाया था, आर्टिकल 253 के अंडर. आर्टिकल 253 क्या बोलता है, पहले मैं ये बताती हूँ. आर्टिकल 253 ये बोलता है
कि जब भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा ना, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो उसे फोर्स करवाने के लिए कि सभी स्टेट फॉलो करें, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और वो उन सबको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे भले वो स्टेट लिस्ट के हो। ठीक है, ये आर्टिकल 253 बोलते हैं। अब ये पास कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इट केम इनटू फोर्स ऑन 19th नवंबर 1986। इट हैज 26 सेक्शन। इसके कितने 26 सेक्शन है? ये जो प्रपोज करता है एक्ट, ये इम्प्लीमेंट करता है कि जो डिसीजन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का, किसका? जो डिसीजन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का, किस पे? ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। दे रिलेट टू द प्रोटेक्शन एनवायरमेंट, टू द ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड कंटेन and the prevention of hazard to the human beings and other living creatures, plant and property, right? फिर आते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज कब हुआ था? ऑन 30th जून। अब क्या हुआ था? इसने आउटलाइन किया था कि जो फ्यूचर की पॉलिसीज होंगे और प्रोग्राम्स होंगे वो किस लिए डायरेक्ट करें, कि जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। ठीक है, अब इसके 8 नेशनल मिशन थे। मिशन क्या थे? कि पहला, कि नेशनल मिशन ये कि सस्टेनेबल हैबिटेट हो। वाटर मिशन था इसका, हिमालय इकोसिस्टम सस्टेनिंग हो, सस्टेन। और क्या हो नेशनल मिशन? ग्रीन इंडिया का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, स्ट्रेटेजिक नॉलेज हो क्लाइमेट चेंज पे, इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, कि जो एनर्जी यूज करो उसे इनहेंस वे में यूज करो। और जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, और जो सोलर मिशन है जवाहरलाल नेहरू का, मतलब जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, वो भी किसके अंडर आता है? नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है, किसके अंदर आता है? नेशनल एक्शन प्लान। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिस इज वन ऑफ द, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस डिप्लीट द ओजोन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ये किस लिए ट्रीटी लाई गई थी? कि प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? ओजोन लेयर को। ठीक है, और हम्म फेजिंग आउट द प्रोडक्शन, मतलब उस प्रोडक्शन को खत्म कर देना या कम कर देना जो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन की डिप्लीशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन की डिप्लीशन के लिए। ये कब एग्री हुए थे इस पे? 26 अगस्त 1987 में। कब एग्री हुए थे? 26 अगस्त 1987 में। एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 सितंबर 1989। ठीक है, एग्री कब हुए? 26 अगस्त 1987 को, और फोर्स में कब आए? 16 सितंबर 1989। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी ना, फर्स्ट मीटिंग, वो हेलसिंकी में थी 1989 में, हेलसिंकी। ठीक है, नेक्स्ट इज रियो समिट 2012 में। क्या हुआ? जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और कहाँ पे हुई थी? वो रियो में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? कॉमनली कॉल्ड Rio+20। ठीक है, ये हमने Rio+20 किस में पढ़ा था? सस्टेनेबल गोल्स में भी पढ़ा था ना। ठीक है, Rio 20, जिसे मोर क्या बोलते हैं? रियो अर्थ समिट 2012। इट वॉज हेल्ड फ्रॉम 13 to 22। ठीक है, 13 to 22 जून। उसके अंदर उन्होंने क्या डिस्कस किया था? कि सिस्टमेटिक स्क्रूटनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि पर्टिकुलर द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट सच एज द लीड इन गैसोलीन और पॉइजनस वेस्ट इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव केमिकल्स, इनके पैटर्न्स देखे जाने चाहिए। और ऑल्टरनेटिव सोर्स जो है एनर्जी के, वो रिप्लेस हो जाने चाहिए और यूज होना चाहिए फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है, मतलब जो हमारा क्लाइमेट इतना वो हो रहा है ना, उससे इफेक्ट पड़ रहा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हीकल एमिशन, कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उनकी तरफ से भी कुछ देखा जाए, ताकि जो ये जो व्हीकल्स जो पोल्यूशन करते हैं वो कम हो। ठीक है, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है पोल्यूटेड एयर की वजह से और स्मोक की वजह से, वो भी कम हो। जो ग्रोइंग यूसेज है उसको भी कम किया जाए, और जो लिमिटेड की जाए सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब लोग पता है क्या कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे? अब हमें पता है कि वाटर की स्कार्सिटी है, राइट? ठीक है, वाटर की स्कार्सिटी है, तो हम वो जो हमें फ्रेश वाटर मिल रहा है, ठीक है, हम क्या वो, मुझे मुझे नहीं लगता, जैसे हम उससे क्या कर रहे हैं? कार वॉश कर रहे हैं। ठीक है, कार वॉश कर रहे हैं। ये कार वॉश करने के लिए वाटर जरूरी है क्या? फ्रेश वाटर पहले ही, जब फ्यूचर के लिए हमें पता है कि शायद 2050 तक
इट विल बी, मतलब वाटर को लेके बहुत ज्यादा फाइट्स होने लगेंगी. सो इज इट नेसेसरी दैट वी शुड वेस्ट वाटर? ठीक है, कार्स को धोना एंड अननेसेसरीली जो वाटर होता है उसको वेस्ट करना, दिस इज नॉट डन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, राइट? तो लिमिटेड कर देना सप्लाई ऑफ वाटर को, यहाँ पे वो डिस्कस किया गया था. फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या था? इसके तीन मेन गोल थे. तीन मेन गोल के इंक्लूड करते थे दी कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब वो क्या था कि द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, कि जो सस्टेनेबल यूज हो, ठीक है, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स के अंदर अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज से जनरेट हो रहे हैं ना, उनके अंदर इक्विटेबल और फेयर जो है शेयरिंग हो. ठीक है, फिर जो कन्वेंशन वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर एट द अर्थ समिट, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है ना, ये कब कहाँ पे ओपन किया गया सिग्नेचर के लिए? अर्थ समिट के अंदर, जो रियो द जनेरियो में हुई थी 5 जून 1992 में, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993. फिर आया क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये एक्सटेंड हुई थी 1992 में, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन फ्रेक कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो इसने क्या कमिट किया था कि जो स्टेट पार्टीज थी ना, वो रिड्यूस करे ग्रीन हाउस गैस एमिशन. क्या? ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो रिड्यूस किया जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये बेस्ड किस पे था? साइंटिफिक कंसेंसस पे. क्या? कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो क्यों अक्कर हो रही है, और ये एक्सट्रीमली लाइकली है कि जो ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ना, ये इसकी वजह से हुआ है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हुई है? जो ह्यूमन कॉज कर रहा है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इसकी वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट? तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था. क्योटो प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में, कब? 11 दिसंबर 1997 में, और एंटर हुआ था फोर्स में 16 फरवरी 2005 में. इसकी करंटली कितनी पार्टीज है? 192 इसकी पार्टीज हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देखो, कनाडा जो है ना, इसने विड्रू कर लिया था इस प्रोटोकॉल से इफेक्टिव दिसंबर 2012 टू द प्रोटोकॉल. अब टोटल कितनी पार्टीज है? 192, राइट? द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज, दिस इज द ओनली वन कंट्री जिसने विड्रॉ किया था. क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना अप्लाई होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, जो लिस्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ठीक है, इन सब पे अप्लाई होती है. ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट? वी हैव टू रिमेम्बर दिस, लर्न दिस, these are important one. कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट क्या था? ये लैंडमार्क इन्वायरमेंट अकॉर्ड था, जिसके अंदर जो अडॉप्ट हमने कब, हर एक नेशन ने कब नियरली अडॉप्ट किया था? 2015 में. इससे क्या एड्रेस होता है? क्लाइमेट चेंज. ठीक है, क्लाइमेट चेंज और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स. इसका जो एम था ना, वो ये था कि वो रिड्यूस करे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस. क्या रिड्यूस करे? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है जो इतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. अभी किसकी वजह से? दो, देखो, 2 डिग्री ज्यादा किसी वजह, ये इंडस्ट्रियल की वजह से बढ़ा है. वाइल परसुइंग मीन्स टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्रीज. ठीक है, उन्होंने बोला कि जो इतना बढ़ रहा है ना, उसे काम करते हैं लिमिट करके, क्या कर देते हैं? 1.5 डिग्री कर देते हैं. अब जो एग्रीमेंट है वो इंक्लूड ये भी करता है कमिटमेंट, कि जितने भी मेजर इमिटिंग कंट्रीज है ना, कि वो क्या करें टू कट देयर क्लाइमेट ऑल्टरिंग पोल्यूशन एंड टू स्ट्रेंथन देयर कमिटमेंट्स ओवर टाइम, कि वो कट डाउन कर दें जो ये क्लाइमेट को ऑल्टर, मतलब जो पोल्यूशन जो ये इतना कर रहे हैं ना, उससे ऑल्टर कर रहे हैं. ठीक है, और जो इसका पैक्ट है वो प्रोवाइड क्या करता है? एक पाथवे किसके लिए? डेवलप्ड नेशंस के लिए. क्या असिस्ट करे डेवलपिंग नेशंस को इन देयर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट्स, कि मतलब उनको हेल्प करे कि वो अडेप्ट कैसे करें और क्लाइमेट को मतलब कम कैसे डिस्ट्रॉय करें और ज्यादा से ज्यादा चीजें बना पाए. इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग. ये क्या बना रहा है? एक फ्रेमवर्क बना रहा है कि ट्रांसपेरेंट और मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग एंड रीअटैचिंग अप द कंट्रीज इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव क्लाइमेट गोल्स. और क्या करें हम? इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव क्लाइमेट गोल्स लेके चले. किसमें डिस्कस हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट में. फिर आता है इंटरनेशनल सोलर एलियंस अलायंस, सॉरी. अब देखो, इसमें सोलर अलायंस में क्या हुआ था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी,
और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ना फ्रांस के, उन्होंने ये जॉइंटली स्टार्ट किया था स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए। कब? 25 फरवरी 2016 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जिसे आईएसए बोलते हैं, ये कितनी कंट्रीज है, कितनी कंट्रीज है? 121 कंट्रीज की। इसका पर्पस क्या है कि भाई जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका ये है कि ये सारी कंट्रीज को एक साथ लाना। और इसमें क्या है कि उन जगहों पे लगाना जो, देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसका क्या मकसद है कि ये जो जो भी कंट्रीज आती है ना, किसके बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, उनको प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना, जिसके लिए क्लीन एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और क्लीन क्लाइमेट के लिए। ये जो अलायंस है ना, ये क्या करना चाहती है? ओवरकम करना चाहती है ऑब्स्टेकल को। कैसे, किस वे में? कि वो प्रमोट कर सके सोलर एनर्जी को। और जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये प्रमोट क्या करेगी? डेवलपमेंट और यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, सिक्योरिटी टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इस वजह से क्या होगा? ये सिक्योरिटी देंगे फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट की जनरेशन को। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसका एक गोल है क्या? कि 1 ट्रिलियन वॉट, 1 ट्रिलियन वॉट मतलब 1000 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2030, इनको ये जनरेट करना है। और जो एस्टेब्लिशमेंट है आईएसए का, ये मोटिवेट करते हैं अदर कंट्रीज को और वर्ल्ड को इंक्रीज करने में उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन किसका? सोलर एनर्जी का, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अच्छा, लास्ट वी विल रिवाइज फ्रॉम द लास्ट। इसी किसने स्टार्ट किया था? 2016 में स्टार्ट हुआ था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके साथ, और क्या के? फ्रांस के साथ, ठीक है। ये कहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? 25 फरवरी 25 जनवरी 2016 में। इतनी किसने कितनी कंट्रीज कंसिस्ट है अभी? 121 कंट्रीज। इनका मेन एम क्या है? जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में कंट्रीज है, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें प्लेटफॉर्म देना क्लीन एनर्जी के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट इज पेरिस एग्रीमेंट। वो कब हुआ था? सबके सब मतलब नियरली नेशंस जो है इसके अंदर 2015 को एड्रेस किया था। और इसका मेन क्या है? कि रिड्यूस करना ग्रीन हाउस एमिशन को, डिक्रीज करना। और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था? कि लिमिट कर देना चाहिए 1.5 डिग्री को, किसको? प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स को, जो कि इतनी सेंचुरी में 2 डिग्री बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में आया था। इसका क्या था? ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए था, और जो ये बोल रहा था कि जो भी हमारे ह्यूमंस जो है ना, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को इंक्रीज करने में लगे हैं, ठीक है, उसे रिड्यूस किया जाए, मतलब उन्हें रिड्यूस किया जाए। और हमने इसमें सबसे ज्यादा हमने क्या याद रखना है? क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बताया था? 6 गैसेस। क्या बताया था? क्योटो प्रोटोकॉल किन 6 गैसेस पे अप्लाई होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आता है फ्लोरोकार्बन। जो फ्लोरोकार्बन कौन से थे? परफोर फ्लोरोकार्बन और एक हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। और लास्ट वन कौन सा था? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये कौन सी है? 6 गैसेस है। और फिर हमने पढ़ा था कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये किस में साइन किया गया था? अर्थ समिट में साइन किया था, रियो द जनेरियो में, 5 जून 1992 को, ठीक है। और इसमें हमने क्या बोला था? कि जितने भी जेनरिक रिसोर्सेज है ना, उन्हें इक्विटेबल फॉर्म में शेयर किया जाए। और फिर हमने पढ़ा था क्या? कि जो ये रियो समिट 2012 में हुआ था, जिसे हम Rio+20 भी बोलते हैं और रियो अर्थ समिट बोलते हैं, इसके अंदर क्या डिस्कस किया था? कि जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि टॉक्सिक कंपोनेंट्स है ना, और जो ये इंक्लूड करते हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव केमिकल्स, गैसोलीन और पॉइजनस वेस्ट, इनके बारे में बात की थी, ठीक है। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम कब साइन, ये एग्री कब हुआ था? 26 अगस्त 1987 को। और फोर्स में कब आया था? 16 सितंबर 1989 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी हेलसिंकी में, मई 1989 में। इसका मेन मकसद क्या था मॉन्ट्रियल का? प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को, ठीक है। Rest one you people can study, and the important one we have done. Okay, all the best. We have completed in this lecture second all the topics of people, development and environment. I hope you like it. Kindly subscribe and share and do like this video. I wish you good luck.
See you in next videos.